از کشورهای دیگه میخوان. They are asking other countries to come and help them so that the Strait of Hormuz remains open, تنگه هرمز which, of course, from our perspective, it is open. فقط It is only closed to our enemies, به روی کسانی که to those who carried out unjust aggression against our country and to their allies. متحدینشون هیچ We have not sent any message. تقاضای We are not asking for a ceasefire, ولی but this war must come to an end پیدا in a way that it will not be repeated again. کار نشود. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion that between us doesn't affect us. We've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, We will not be drawn into the wider war. जब से अमेरिकन एंड इजरायलीज ने ईरान के अगेंस्ट वॉर छेड़ा है 18 दिन हो चुके हैं। एस्केलेशन पर एस्केलेशन, रोज के रोज एस्केलेशन हो रही है इतनी, पर अब एक बहुत ही पिवटल पॉइंट पे आ चुका है वॉर। अगर नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन आता है तो ये दुनिया के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। बट जो मेक और ब्रेक है इस वॉर में वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या ईरान जीतेगा या हारेगा? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है देन ईरान इज विनिंग। अगर अमेरिका फोर्सिबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करा देता है इसका मतलब ईरान हार चुका है। इजराइल और यूएस के जो एक्शंस रहे हैं उसने इन दोनों को आइसोलेट कर दिया है। अमेरिका को आज के डेट में खास तौर पर, इजराइल तो पहले ही पराया स्टेट था। एंड इजराइल की क्या बोले, दे तो डोंट केयर कि दुनिया को क्या हो, ठीक है, वो अपने बारे में ही चिंता करते हैं। पर अगर अमेरिका के और ट्रंप के सबसे बड़े हेडेक के बारे में बात करें तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये है कि वो लिटरली भीख मांग रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अपना उसका अंदाज है ये भीख मांगने का कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। अपने एलाइज को बोल रहा है कि भाई तुम भी आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाओ। तो उसमें आपको बताना चाहूंगा कि रिएक्शंस क्या रहे हैं इनके एलाइज के। जर्मनी एंड यूके ने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये नेटो का वॉर नहीं है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करके बोला था कि चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, इन सबको अपनी शिप्स भेजनी चाहिए, ठीक है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा सके। इतना तक बोल दिया दैट इट विल बी बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ नेटो। पर फिर भी जर्मनी ने आके बोल दिया कि भाई ये हमारा वॉर है ही नहीं, हमने चालू भी नहीं किया ये वाला वॉर, वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व। एंड इतना तक बोल दिया कि भाई अगर 1-2 फ्रिगेट एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगी तो क्या होगा। इसके आगे अगर चलें तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रीस, इन सब ने मना कर दिया है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उस कैटेगरी में है यूके, इटली, डेनमार्क, साउथ कोरिया। इटली की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि भाई डिप्लोमेसी इज द वे टू डील विद द हॉर्मूज क्राइसिस। एंड ये सही बात है, फोर्सिबली आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खुलवा सकते। अगर आप कोशिश करोगे तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। जो ये बात कर रहे हैं ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह भेजेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। इफ एनीथिंग, इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और घुस जाएगा इस वॉर के अंदर। जब इतने सारे बॉडी बैग्स पहुंचेंगे अमेरिका तो फिर क्या होगा, और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही हो सकता है इसका। एंड देखो सिंपल बात है, सबसे पावरफुल नेवी किसकी है पूरी दुनिया की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पावर मिलिट्री किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये खुद तो चाहते नहीं कि हमारे सेलर्स मरे, ये खुद तो चाहते नहीं कि हमारा और नुकसान हो, ठीक है। खुद तो इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है मार खा के वहां से साइड हो चुका है। दुनिया 2-3 चीजें जानती है बहुत क्लियरली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाय फोर्स नहीं खुल सकता। सेकंड, अमेरिका और इजराइल का है ये वॉर, हमको इन्वॉल्व नहीं होना। वो जानते हैं कि ये डेथ ट्रैप है, कोई फायदा नहीं है उसमें घुसने का। इट इज़ बेटर कि जाके ईरान से नेगोशिएट कर लो, अपने टैंकर्स निकलवा लो। ट्रंप की डेस्परेशन आपको इसमें दिखती है कि वो चाइना को कह रहा है, चाइना को कह रहा है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाओ। अरे भाई, चाइना के तो टैंकर्स को अलाउड ही है। अगर इंडिया की बात करें तो 2 टैंकर्स इंडिया के भी रिलीज हुए हैं वहां से। ये 2 टैंकर्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि गैस लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो डील क्या हुई बहुत एग्जैक्टली क्लियर नहीं आया है, बट जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, जितनी रिसर्च करी है, उससे ये सामने आया है कि इन एक्सचेंज फॉर मेडिकल सप्लाईज, मतलब इंडिया दवाइयाँ भेजेगा, जो मेरे ख्याल से तो हमको वैसे ही भेजनी चाहिए थी। चलो गुड, कुछ गिव एंड टेक तो चालू है। इन एक्सचेंज 2 टैंकर्स रिलीज हुए हैं। साथ में ये भी बात हो रही थी कि इंडिया ने 3 टैंकर जो ईरान के सीज किए हुए थे, आई गेस अमेरिका के कहने पर किए थे, वो भी रिलीज होंगे, बट उसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। इंडिया तो कह रहा है कि नहीं, वो टैंकर्स अभी भी रिलीज नहीं हुए हैं। जहां तक इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप की बात है तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे रिलेशनशिप है, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल ट्रांजैक्शन चल रहा है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, बट चलो कम से कम ये तो है। बट मेरा तो क्लियरली मानना है कि हमें ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये भी कि हमारे पड़ोसी का पड़ोसी है, उस पर्सपेक्टिव से भी हम एक ही रीजन में रहते हैं, तो एक दूसरे की सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ इंटरट्वाइंड है। एंड दूसरा, जितने भी इजराइल भक्त, अमेरिकन भक्त तो कम है आजकल, बट इजराइल भक्त तो इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे। इजराइल ने हमको क्या दिया?
आज के डेट में हमारे यहाँ पे गैस की किल्लत हो रही है, फ्यूल की किल्लत हो रही है, तो हमें किसके पास जाना पड़ रहा है? ईरान के पास। अभी तो देखना और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ से कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर निकलता है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम आएगी। पूरी दुनिया को किसके पास जाना पड़ेगा? ईरान के पास। और आप ईरान को कुछ ऐसा बोल भी नहीं पाओगे कि तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि बेवकूफ़ी करी है अमेरिकन ने। देखो, ये बात मैं बहुत क्लियरली भी कह चुका हूँ, हर एक्सपर्ट का, हर किसी भी समझदार इंसान का ये ओपिनियन होगा कि हमको वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसे लंबे चौड़े वॉर में इन्वॉल्व होना। बट ईरान से रिलेशनशिप हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है एज अपोज टू इजराइल। पर पूरी ये जो नेगोशिएशन चल रही है ईरान और इंडिया की, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आके क्लियरली बता चुके हैं कि कोई भी ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है। मतलब ईरान से कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि भाई हमारे तरफ जितने भी टैंकर्स आ रहे हैं आप उनको अलाउ करो तो हम आपके लिए ये करेंगे। वो बता रहे हैं कि एवरी शिप मूवमेंट इज एन इंडिविजुअल हैपनिंग। मतलब एक एक जो शिप निकलवानी पड़ेगी वहां से, डायरेक्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को बात करनी पड़ेगी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो भी गिव एंड टेक होगा वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। प्योरली ट्रांजैक्शनल। एंड जहां पे पाकिस्तान की बात करें तो उनको तो थैंक यू भी बोला है अब्बास अराची ने, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको उर्दू में मैसेज लिख के बोला है कि भाई सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू। एंड पाकिस्तान के भी टैंकर्स को वहां से अलाउ किया है मूवमेंट के लिए। अब एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या डील चल रही है ये नहीं पता, बट देखो पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस डील है आपस में, ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके फील्ड मार्शल, वो भी जाके सऊदी अरेबिया में मीटिंग कर चुके हैं। आई गेस आगे जाके और मीटिंग करेंगे। सऊदी हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा हो, बट आई डाउट, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने खुद ही नहीं डिक्लेयर किया है वॉर अगेंस्ट ईरान, एंड वो करेंगे भी नहीं। जब वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस को उड़ा दिया ईरान ने, ईरान से कोई पंगा नहीं लेना चाहता आज के डेट में, कोई भी नहीं। एंड जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उनके पास ऑलरेडी दे आर हैंड्स फुल, ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वॉर चल रहा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। एंड रिपोर्ट्स ये भी आई है, जिसको पाकिस्तान डिनाई करता है, कि स्ट्राइक्स हुई हैं काबुल में जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। एंड ये एक हॉस्पिटल के ऊपर, एक मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक हुई है। असलियत क्या है हमें नहीं पता। अब भाई मुझे तो टेंशन इस बात की है, सवाल ये है क्या वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चालू है? रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये पूरा वेस्टर्न एशिया एकदम वॉर में घुस चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर चल रही है, ये हो क्या रहा है? एंड हर कोई जिसकी भी आप स्टेटमेंट देख लो, चाहे वो इजराइल की हो, ईरान की हो, वो कह रहे हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्गर वॉर। देखो, ईरान को तो सर्वाइव करना है, तो वो तो क्लियर है कि दे विल फाइट फॉर एज लॉन्ग एज इट्स नेसेसरी। पर ये अमेरिका और इजराइल की ऐसी क्या अटकी पड़ी है? इजराइल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है कंटिन्यूसली, हर एक एरिया पूरे इजराइल में बॉम्बार्डमेंट हो रही है, कोई वहां पे किसी को नींद नहीं मिल रही, ठीक है। एंड खास तौर पे जहाँ पे उनके स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस हैं और जो भी स्ट्रेटेजिक एसेट होंगे जिस जगह पे, वहां पे तो बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रही है। एंड अब इजराइल में देखो, वैसे भी रूल था कि 100 से ज्यादा लोग एक फ्लाइट में बैठ के जा नहीं सकते। अब तो ये भी रूल कर दिया है कि जो डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ है वो कहीं भी नहीं जा सकते, दे कैन नॉट लीव द कंट्री। एंड इजराइल ने तो बोला ही है कि हम 3 हफ्ते तो और चलाएंगे, उसके बाद क्या होगा क्या पता। तो भाई डेली रूटीन इजराइल में यही है लोगों का कि बॉम्ब शेल्टर पे भागो, जरा सा बाहर निकलोगे फिर से बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाओ। अब तो सायरन्स भी नहीं बचते उतने, क्योंकि जो रेडार्स हैं अमेरिका के जो उनके बेसिस पे थे वो खत्म कर दिए ईरान ने, ठीक है। तो कंटिन्यूस इन एंड आउट ऑफ शेल्टर होता रहता है। इजराइल चाहेगा कि किसी तरह एटलीस्ट एक नॉर्मल रूटीन तो आ जाए, भले ही बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वॉर चालू है, ताकि इकोनॉमी तो चलती रहे। बट नहीं, ईरान यही चाहता है कि बॉम्ब शेल्टर से अंदर बाहर होते रहो आप, इकोनॉमी चलने ही नहीं देंगे हम। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो इकोनॉमिक सेंटर्स थे इनके, उसको भी काफी टारगेट कर चुके होंगे ये। एंड इस बात का अंदाजा तो आप इससे लगा लो कि स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में नहीं है बॉम्ब शेल्टर्स एडिक्वेट। तो नॉर्मलसी जीरो है इजराइल में, जीरो। सवाल तो ये भी उठता है क्या नेतन्याहू जिंदा है? क्योंकि इजरायलीज इतने ज्यादा डेस्परेट है सबको कन्विंस करने के लिए कि नेतन्याहू जिंदा है। पहले के AI वीडियो निकाला जिसमें, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी। एंड इनफैक्ट बहुत सारी एनालिसिस प्रीवियस वीडियोस में भी दी है, उसको जरूर चेकआउट करना, बिकॉज हम रिपीट नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन। पहले एक AI निकाला, ठीक है, उसके सूट बूट में, ठीक है, वो दैट वाज एन AI वीडियो, क्लियर है। उसके बाद कॉफी वाला निकाला, वो भी लोगों ने निकाल लिया कि भाई ये भी AI है, क्योंकि वो कॉफी शॉप तो खुली ही नहीं है, ठीक है। अब एक और वीडियो निकाला, ठीक है, जिसमें वो दिख रहा है कुछ फीमेल सोल्जर्स के साथ बात करते हुए, उसमें जो उसकी अंगूठी है वो कभी आ जाती है कभी गायब हो जाती है, तो भाई वो भी AI वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो निकाला, एंड दिस इज अ रियल वीडियो, बट ये 7 साल पुराना है। तो भाई इजरायलीज आर डेस्परेट, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी मर चुका है या एटलीस्ट आउट ऑफ एक्शन है, बहुत ज्यादा इंजर्ड है, वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा, कोमा में है, व्हाटएवर इट इज। मतलब जो भी है, कुछ ना कुछ तो भारी भरकम ये लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कम ऑन यार इजरायलीज, तुम इतने कमजोर देश हो, हैं इतने ज्यादा कमजोर कि
इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है एक आदमी के ऊपर। एक आदमी गया तो ये हालत हो गई तुम्हारी, हैं भाई? व्हाई आर यू ट्राइंग टू हाइड इट? उससे ये साबित हो जाएगा कि इजराइल सेफ ही नहीं है, किसी के लिए सेफ नहीं है। तो ये जो उनका जितना पूरा प्रोपेगेंडा था, ठीक है, कि हमारे पास आयरन डोम है, ये है वो है, जब वहां का प्राइम मिनिस्टर एक बंकर में बैठे बैठे ईरान की मिसाइल उसको टारगेट कर सकती हैं, तो कोई सेफ नहीं है वहां पर। एंड भाई एक और सवाल तो ये उठता है कि क्या इजराइल में सिविल वॉर हो जाएगा? हमने उस टॉपिक पे ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, पर आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट देता हूँ। इजरायलीज 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, गोरे नॉन गोरे। सिंपल बताऊं तो एशकनाजी जूज एंड मिजराही जूज, एंड इजराइल इज अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट प्रोजेक्ट। तो इनको लगता है गोरे हम ज्यादा सुपीरियर हैं। अब भाई नेतन्याहू एक ऐसा बंदा था जो दोनों को साथ में बैलेंस किया हुआ था, कोalition गवर्नमेंट इसने बना ली थी। अब समझ में आएगा कि इजराइल असली का देश है कि नहीं या नकली देश है। अगर एक आदमी के मरने से ही सिविल वॉर हो जाता है तो फिर क्या ही बोलो। एंड मैं आपको बता दूं, कैमरे पे बात बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादातर दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिकन इस खुशी होंगे कि आदमी मर गया, नो डाउट अबाउट दैट, इंक्लूडिंग ट्रम्प। जो बात हो रही थी हमारी कि नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन क्या हो सकता है, एंड अगर हुआ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। यूएस ने अटैक किया खर्ग आइलैंड को, उसके बाद ट्रम्प कहता है कि भाई अगर ये तुमने नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वॉर वगैरह बंद नहीं की, ठीक है, वॉर तो इनफैक्ट चालू अमेरिकन ने की, फिर भी तो हम आपके ऑयल फैसिलिटीज जो हैं खर्ग आइलैंड में उसको टारगेट करेंगे। वो क्लियरली बता चुके हैं कि अगर हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो खर्ग आइलैंड में उसको अटैक किया, तो जो भी कंट्री से अटैक आ रहा है, मतलब मान लो यूएस बेस इज बेस्ड इन यूएई, तो उस पर्टिकुलर देश की हम ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज को खत्म कर देंगे। समझ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका अटैक करता है एंड रिटेलिएशन में ईरानियंस जो कह रहे हैं वो कर देंगे, एंड 100% कर देंगे, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अभी तक उन्होंने जो जो बोला है कि हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जांपल ले लो, हम उसको बंद कर देंगे, उन्होंने किया है। इसका मतलब ऑयल फ्लो इतना कम हो जाएगा दुनिया में कि ऑयल प्राइसेस विल गो थ्रू द रूफ। ऑलरेडी अराउंड $100 पर बैरल के आसपास तो हैं अभी, ये इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स नहीं निकल रहे, इसका मतलब ये है कि ऑयल सप्लाई तो है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। अब अगर ये एक्शन हो जाता है तो सप्लाई ही खत्म हो जाएगा, एंड इतने जल्दी कोई फैक्ट्रीज नहीं बन जाएंगी ये सारी इन सबको ऑयल को निकालने के लिए। इसके अलावा IRGC ने ये भी बोला है कि जितने भी अमेरिकन रेजीम की अमेरिकन इंडस्ट्रीज हैं रीजन में, इंडस्ट्री हो, चाहे ये टेक इंडस्ट्री हो, चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, बोल दिया खाली करा लो, क्योंकि हम उसको भी अटैक करने वाले हैं। एंड इसमें इंक्लूडेड है जितने भी टेक जायंट्स हैं ना, उनके ऑफिसेस सच एज Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनविडिया। क्योंकि भाई बात क्लियर है कि अमेरिकन डाइवेस्टमेंट होनी चाहिए रीजन से, क्योंकि अमेरिकन ही सारी मुसीबत की जड़ है। एंड ईरान के पास अभी भी पत्ते बाकी हैं खेलने के लिए। वो जब बात करते हैं तो एक स्ट्रेट की बात नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं करते, वो बाबल मंदेब स्ट्रेट की भी बात करते हैं। तो बेसिकली येमेन में हूथीज जो अभी तक शांत बैठे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस जा सकते हैं कि भाई मामला हाथ से निकल रहा है, अब तुम ये वाला स्ट्रेट भी बंद कर दो। फिर क्या होगा दुनिया में? इकोनॉमी बचेगी नहीं दुनिया की, बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि हम लोग आपस में इतने इंटरट्वाइंड है, इतने इंटरट्वाइंड है। ऑयल एंड गैस आता है सारी गल्फ कंट्रीज से, वो खाना नहीं उगाते, पूरी दुनिया से खाना जाता है इन गल्फ कंट्रीज के पास, ठीक है। तो हम लोग इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। आई एम सरप्राइज कि अमेरिकन ने ये सब कुछ सोचा ही नहीं। दे हैव नो प्लान। इजराइल अपनी किलिंग स्प्री पर जारी है। उन्होंने अब जो IRGC के बजिज फोर्स कमांडर हैं गोलमेर्जा सुलेमानी, उनको मार दिया। फिर अली लारेजानी जो कि सेक्रेटरी थे ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उनको भी मार दिया। सवाल तो ये है कि क्या फर्क पड़ेगा? लेट मी टेल यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान आपके जैसा कोई छोटा बुजदिल वीक सा देश नहीं है, कमजोर देश नहीं है, इतना बड़ा देश है, वहां पे इतने सारे लोग हैं, आप एक को मारोगे कोई और आ जाएंगे रिप्लेस करने। एंड लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आपने कुछ नहीं सीखा अपने इतने सालों से, ठीक है, आप जिसको भी मारते हो, जो भी उसके बाद आता है वो ज्यादा कट्टर ही होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है कि भाई इन लोग से बात करने की जरूरत ही नहीं है। एंड उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईरान के सुप्रीम लीडर, वो कहते रहे कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। अब जो नए सुप्रीम लीडर है वो क्या डिसीजन लेंगे वो भी देखना बनता है। अब वहीं लेबनान में तो फुल फ्लेजेड वॉर, एकदम ग्राउंड वॉर भी चल रहा है। इजरायलीज क्लियर कर चुके हैं कि हम तो इन्वेड करेंगे लेबनान को, एंड हिजबुल्ला भी एकदम काउंटर अटैक कर रहा है बहुत अच्छे से। कितने इजरायली ट्रूप्स मर गए होंगे ये नहीं पता, पर ये जरूर पता है, एंड हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया है विद प्रूफ कि भाई बहुत सारे तो जो रिजर्विस्ट हैं इजरायलीज के वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इट इज अ डेथ ट्रैप। हिजबुल्ला सबको लगता था शांत हो गया, बट क्वाइटली वो अपने आप को रीएनर्जाइज कर रहे थे
आर्म्स इकट्ठे कर रहे थे, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो टैंक्स भी उड़ा रहे हैं इजरायलीज के। प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं इस चीज की। एंड इजरायलीज की आप हिमाकत देखो, 1 मिलियन लोगों को, मतलब 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर चुके हैं वो लेबनान में। 10 लाख लोग, 850 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की बात करें तो 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये आप देख लो कि सबसे ज्यादा इन 2 देशों में ही मरे हैं लोग। क्यों? इससे आपको क्लियरली दिखता है कि ईरानियन सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। उनके टारगेट सेट है, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स। क्लियरली अमेरिकन एंड इजरायलीज के पास कोई इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। देयर ओनली स्ट्रैटेजी इज टू इन्फ्लिक्ट सिविलियन डैमेज। जितने ज्यादा लोगों को मार सकते हो मारो। दवाइयों के स्टॉक को बॉम्बार्ड कर रहे हैं भाई ये लोग। अब भाई सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये जितने अरब कंट्रीज हैं इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई गेम ओवर है। अब जो आपको लगता था कि आपने यूएस बेसेस यहाँ बना लिए एंड हमारे पास फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी है अमेरिका की, तो भाई अमेरिका खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, खुद के बेसिस की नहीं रक्षा कर पा रहा। उसने आपको ये भी बता दिया कि भाई आपसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी इजराइल की है। अब देखो ये मॉडल तो गया। एंड अगर दुबई की भी बात करें तो ये जितनी इनकी रेपुटेशन थी कि भाई सेफ है, प्रॉस्परस है ये जगह, वो सब धज्जियां उड़ चुकी है। मास एक्सोडस हो रहा है दुबई से। मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख रहा था, वहां पर जरा सा आप कैमरा भी निकालोगे ना 2-3 मिनट में पुलिस आ जाती है। अगर आप मीडिया पर्सनल हो तो भी ये हालत है वहां पे। एंड इनकी इकोनॉमीज इतनी ज्यादा हार्ड हिट हुई हैं, बिकॉज देखो फाइनेंशियली बैंक्स तक को टारगेट कर रहे हैं, वो अपने ऑफिसेस खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट सेफ फॉर देम। टूरिज्म, कोई टूरिस्ट आ ही नहीं चाह रहा, लोग तो वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इतनी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स टारगेट हुई हैं, ठीक है। एंड ये इस टाइप का प्रोपेगेंडा करता है। आई वाज लुकिंग एट समवन जो कहता है मैं तो दुबई के बिलियनियर से बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं दुबई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ऑयल प्राइस की है। अरे भाई तुम्हारा जो स्टॉक मार्केट है 21% गिर चुका है, तुम्हारा जो रियल एस्टेट का इंडेक्स है वो 1/3 ऑफ वैल्यू खो चुका है अपनी। एंड जितना लंबा चलेगा ये उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, उतनी ज़्यादा आपने रेपुटेशन जो इतनी बिल्ड करी है ओवरऑल ऑल ऑफ दीज ईयर्स, ठीक है, लोग नहीं आएंगे काम करने। एंड इससे इंडिया पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हमारे कितने सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो भाई ज़रूरी क्या है, जितने अरब कंट्रीज़ हैं उनको बोलना पड़ेगा अमेरिका को कि प्लीज़ आप जाइए, आपके यहाँ रहने से हम ज़्यादा खतरे में हैं, यू आर नॉट मेकिंग अस सेफ। पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया है कि अगर आपके देश में यूएस के बेसेस हैं तो आप टारगेट बन जाते हो। अमेरिका पनौती हो चुका है, पनौती। मैं जेफरी सैक्स का एक इंटरव्यू देख रहा था एंड वो बता रहे हैं कि भाई जो अरब लीडर्स है दे वर एक्चुअली स्कैर्ड बिकॉज यूएस बेसेस हैं वहाँ पे उनके इतने। अब जब ये बेसेस जा चुके हैं, ठीक है, किसी ज़्यादा खास काम के रह नहीं गए हैं, ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो स्ट्राइक करते रहेंगे इन बेसेस को, ठीक है, तो क्या ये जो अरब लीडर्स हैं, क्या मतलब राजा लोग हैं, क्या ये थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोच पाएंगे? And for the Gulf countries to recognize. And I met with the leaders of these countries in November, and I can tell you already back in November, it was alarming to me. They are owned and operated by the United States because of all the military bases there, so they can't even think straight. But now maybe they can see this is not their security to have the Fifth Fleet there, to have bases all over the Gulf. No, that's for our games, not for their security. Maybe they can see that now. क्योंकि देखो अगर ये गल्फ कंट्रीज और ईरान अगर मिलके बात करें तो बात करेंगे कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। एंड क्यों अटैक हो रहा है? क्योंकि यूएसए और इजराइल चाहता है डोमिनेंस, वो डोमिनेट करना चाहते हैं पूरा रीजन। कोई इसमें शॉकिंग बात नहीं है कि इजराइल चाहता है डोमिनेंस एंड ईरान के बाद उनकी नजरें हैं टर्की के ऊपर। ये जो अमेरिकन हैं दे आर रेकिंग हैवक एवरीवेयर, हर तरफ अफरा तफरी मचा रखी है इन्होंने, हर तरफ लोगों को मारने में लगे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं वो। एंड अब तो इनका जो पर्दा था ना, पर्दाफाश हो चुका है, पूरी दुनिया के सामने है ये बात कि अमेरिकन आर द बिगेस्ट टेररिस्ट। स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने वो गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया था, पहली स्ट्राइक, वॉर को चालू करने वाली स्ट्राइक, एंड आपने टारगेट किया 6 से 10 साल की बच्चियों को। क्या फ़ायदा मिला आपको उससे? क्या फ़ायदा था आपने जो ये किया? आप टेररिज्म फैलाना चाहते हो, यही है आपकी स्ट्रैटेजी। क्यूबा के अंदर इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, 3 महीने से वहाँ पे फ्यूल नहीं पहुँचा है, ठीक है। नेशन वाइड मतलब पूरी पावर चली गई है, पूरे देश में बिजली नहीं है। एंड जो अरब कंट्रीज़ है भाई, उनके लिए तो साबित हो गया जो हेनरी किसिंजर का कोट था, अगर आप अमेरिका के दुश्मन हो तो वो खतरनाक है, पर अगर आप अमेरिका के दोस्त हो तो वो तो फेटल है, जानलेवा है। इसके अलावा अब एक और चीज़ जो होनी चाहिए, इंडिया का कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है, इंडिया ने तो अपनी साइड्स लगता है चूज ही कर ली है, पर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो बाकी देश हैं, ग्लोबल साउथ, दे नीड टू गेट टुगेदर।
उनको बोलना पड़ेगा अरब कंट्रीज को भी साथ में लेके कि क्या बेवकूफ़ी चल रही है, ये भगाओ इनको अमेरिकन्स को, ये जहां रहेंगे आतंक फैलाएंगे, किसी का भी फायदा नहीं होगा इससे। एंड रशिया चाइना इसमें बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। वी ऑलरेडी नो कि जो अरब लीडर्स हैं वो पुतिन के साथ फोन कॉल पे बात कर रहे थे, तो रशिया अच्छा रोल प्ले कर रहा है डिप्लोमेसी में। चाइना की बात करें तो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो फोन कॉल्स कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। कौन से देश हैं? कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान, कतर, इन लोगों के साथ फोन कॉल्स चल रहे हैं उनके, ठीक है। नोटेबली इसमें मिसिंग है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि सूडान में भी जेनोसाइड कर रहे हैं, जो कि इन बेड हैं विद द इजरायलीज। एंड देखो, चाइना हैज अ लॉट ऑफ लेवरेज। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ ऑयल। कितना सारा वो अपना ऑयल एंड परहैप्स गैस यहां से लेते होंगे गल्फ कंट्रीज से, तो इनके पास बहुत लेवरेज है। एंड अमेरिका क्या, अमेरिका की तो लेवरेज पूरी खत्म है। अमेरिका कहता था कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए गारंटी कर रहा हूं, सिक्योरिटी गारंटर हूं, फेल। अमेरिका के पास खुद का इतना ऑयल है, इन लोग से ऑयल परचेज करके क्या करेगा। एंड अगर चाइना की बात करें तो वो डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं एंड बहुत अच्छा करते हैं उसमें। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान की ये डील ब्रोकर करा देंगे, एक तरफ शिया एक तरफ सुन्नी। देखो नेतन्याहू का क्या हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है, पर ट्रंप फंस चुका है। एंड प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी दुनिया को फंसा रहा है इसमें। देखो बेस्ट तो ये होगा कि वो डिक्लेयर कर दे विक्ट्री, हम जीत गए और वहां से निकल जाए, पर वो तब तक जीत की घोषणा नहीं कर सकता जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का मतलब है ईरान की डिमांड्स को मीट करना। इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लोमेसी आपको यूज ही करनी पड़ेगी। एंड आई एम 100% श्योर बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा चल रही होगी, आपस में बातचीत कि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना ईरान को मनाएंगे एंड कंडीशंस उनकी बताएंगे अमेरिका को कि भाई ये कंडीशंस हैं। एंड ईरान अपनी कंडीशंस बता चुका है ये वॉर ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वो कहता है कि आपको ईरान के लेजिटिमेट राइट्स रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स आप अपने बेसेस हटाओ, यहाँ से गल्फ रीजन से पूरे हटाओ, जितना भी नुकसान आपने हमें दिया है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये पता नहीं होगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरा होगा, बट ये ज़रूर हो सकता है कि गलती से हमसे वो स्ट्राइक हो गई उस गर्ल्स स्कूल पे, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड ये रहा उसके लिए कॉम्पनसेशन। इसके अलावा, एंड ये तो भाई फॉरमोस्ट है एकदम, कि भाई इंटरनेशनल गारंटी के कोई भी ऐसा फ्यूचर एग्रेशन नहीं होगा। एंड इस तरीके से किसी तरह लेट अस होप कि कुछ समझदार लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे इस दुनिया में, किसी तरह ट्रंप को एक फेस सेविंग ऑफ रैंप मिल जाए, डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप मिल जाए, क्योंकि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इसका। ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, ग्राउंड ट्रूप्स मारे जाएंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा अमेरिका इन द वॉर। अमेरिका हार चुका है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। इनके बेसेस ज़्यादा खास यूज़ नहीं हो पा रहे, ठीक है। इनके रेडार्स जितने थे वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, दे आर ब्लाइंडेड। एयर डिफेंस मिसाइल्स ख़त्म हो चुकी हैं एंड ये भी साबित हो चुका है कि ये किसी काम के नहीं थे। ऑफेंसिव मिसाइल्स दे आर रनिंग आउट। टॉमाहॉक मिसाइल्स जो इनकी है एकदम हाई एंड वाली मिसाइल्स, दे आर रनिंग आउट। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है टू शो कि ईरान इज रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स। ईरान के पास कितने हैं, पूरी अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज हैं, कुछ नहीं पता। रेल नेटवर्क है पूरा चाइना के साथ, चाइना से पूरा रॉ मटेरियल आ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ ऑयल। वो बनाते जाएंगे ड्रोन्स, वो बनाते जाएंगे मिसाइल्स। एंड अब एयर डिफेंस खत्म है, उनको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स की भी जरूरत भी ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ये सबसे बड़ा लेवरेज है ईरान के पास। कोई एनर्जी नहीं फ्लो करेगा अनलेस ईरान चाहे, कोई फर्टिलाइजर नहीं फ्लो करेगा, कोई खाद नहीं बचेगी, तो खाने का क्या होगा, खाना कैसे होगेगा। देखो मेरा तो ओपिनियन ये है कि ये वॉर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इकोनॉमी नहीं सर्वाइव करेगी, दुनिया की नहीं सर्वाइव करेगी इकोनॉमी। एंड जो नेक्स्ट स्टेप जो ट्रंप कह रहा है, जो अभी उसके मुंह से निकला हुआ है कि भाई नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम आपकी ऑयल फैसिलिटीज़ जो खर्ग आइलैंड में उसको अटैक करेंगे, तो भाई ईरानियन रिटेलिएशन जो होगा हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं तो चाइना भी अपनी पावर शो कर रहा है। अपनी जो मिलिट्री फ्लाइट्स हैं वो उन्होंने चालू कर दी हैं ओवर ताइवान। ताइवान की तो क्या ही बात करें, ताइवान देख चुका है कि एयर डिफेंस सिस्टम यूजलेस है, यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एलाई यूजलेस है। तो अगर उनको अपनी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए तो चाइना के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता चाइना को कोई ज़रूरत है ताइवान को अटैक करने की। हम पहले भी आपको वीडियो बना के बता चुके हैं कि नहीं, दे विल नॉट डू इट। बेवकूफ़ नहीं है वो लोग, बहुत समझदार हैं। अमेरिका खुद ही काम कर रहा है उनका। ट्रंप नीड्स टू रिट्रीट। अमेरिका को निकलना पड़ेगा यहाँ पे इस रीजन से, जैसे वो अफगानिस्तान से निकले उसी तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड जो सबसे बड़ा टेररिस्ट नेशन है इस दुनिया में वो है इजराइल। वो तो एकदम वाइल्ड कार्ड है, हमें थोड़ी पता है वो लोग क्या करेंगे।